ठीक है बच्चों, तो फिर हम आज की क्लास में 2015 रेगुलर का सवाल जल्दी से शुरू करते हैं। जितनी तेजी से खत्म हो सकेगा हम सवाल को खत्म करेंगे, और उसके बाद फिर जो प्रॉब्लम्स अगर आपको आ रही हैं, जैसे लाइक सामिया कह रही है उसको 2012 प्राइवेट में कोई प्रॉब्लम है, एमन को 2009 में है, और बिस्मा कुछ कर ही नहीं रही है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और रिफत घर के मामलात में इतनी और मसरूफ। मुझे भी है। अच्छा अच्छा है, ओके ओके, तो मैं बताऊंगा ना, फिर मैं किस मर्ज की दवा मैं बताऊंगा, तो फिक्र क्यों करती हो। चलो फिर 2015 रेगुलर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप सब सवाल पे मौजूद हैं। मैं तेजी से पढ़ूंगा थोड़ा, अगर आपको लगे कि सर बहुत तेज जा रहे हैं तो रोक लेना। बैलेंस शीट डेटा ऑफ अशर लिमिटेड आर गिवन बिलो। नीचे आपको बैलेंस शीट डेटा दिया हुआ है अशर लिमिटेड का, और उसमें क्या क्या दिया हुआ है। पेड अप कैपिटल 10 रुपए वाला शेयर है 2 लाख रुपए, रिटेन अर्निंग में 17,000 रुपए पड़े हैं, अकाउंट में भी 40,000 रुपए, नोट्स में भी 32,000 रुपए, प्लांट एसेट 2,40,000 रुपए, और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन में 28,000 रुपए इस प्लांट एसेट के नाम के रखे हुए। गुडविल इन अशर लिमिटेड की इसकी बुक्स में रिकॉर्ड हुई है 20,000 रुपए। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कौन इसको डिफाइन करेगा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को कौन डिफाइन करेगा, सर डिफाइन। बिजनेस को स्टार्ट करते वक्त जो हमारे शुरू के खर्चे होते हैं वो कौन सा प्रीलिमिनरी कौन एक्सपेंस सा होता कौन सा बिजनेस स्पेशली, कौन सा बिजनेस स्पेशली, है। कौन सा बिजनेस हाँ मतलब सोल कौन, प्रोप्राइटरशिप। कौन से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली। कंपनी। कंपनी, एक्सीलेंट मेरा बेटा, खुश रहो। आमतौर पर सोल प्रोप्राइटरशिप कारोबार और पार्टनरशिप के कारोबार को शुरू करते हुए इतने बड़ी बड़ी अमाउंट के खर्चे नहीं होते जितने बड़े खर्चे एक कंपनी को बनाते हुए होते हैं। कि आप बाकायदा SECP से जाकर रजिस्ट्रेशन कराते हैं, मेमोरेंडम, लीगल ऑफ अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और उसके बाद फिर एक सिक्योरिटी फी, और मिनिमम कैपिटल की अमाउंट आप लोगों की होनी चाहिए। तो बहुत सारे मामला होते हैं, लेकिन जो है इसके बरक्स तो कंपनी में बुनियादी तौर पर जो इब्तदाई खर्चे होते हैं उन्हें प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कहा जाता है, और कंपनी उनको नाम में तो एक्सपेंस कहती है, एंट्री भी लिखती है तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस डेबिट करती है, लेकिन उसको नेचर वाइज क्या कहती है। एसेट। एसेट। तो जब भी तो अब आप देखो ना, आप जितने सवाल एब्जॉर्प्शन के अटेम्प्ट करके आए हो, अकाउंटिंग के हेड हैं 5। 5। 5 में से आपको हर क्वेश्चन में कितने हेड नजर आए मुझे बताओ। 3। 3। अच्छा 3, तो इसका मतलब है नहीं, एक्सपेंस। हाँ 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 एक्सपेंसेस भी तो नजर आए थे। हैं आए थे। नहीं, कल नहीं ये ढूंढ, पहले नहीं है। एक्सपेंसेस। अच्छा चलो कल ढूंढ के रख लेगी ना बिस्मा, इस बहाने कोई काम ही कर लेगी थोड़ा एक्स्ट्रा। बिस्मा कल ढूंढ के रखना बेटा, फिर मैं तुमसे पूछ सही है। लूंगा। अच्छा भाई, मुझे एसेट लायबिलिटी और शेयर होल्डर इक्विटी नजर आई, और जनाब ये एक्सपेंस और रेवेन्यू इसलिए नजर नहीं आया क्योंकि वो ऑलरेडी क्लोज हो जाते थे, वो क्लोज कर चुका होता था उन्हें, और उनके डिफरेंस को वो रिटेन अर्निंग में डाल चुका होता था, तो इसलिए हमें कोई खर्चा नजर नहीं आया। हाँ, लिक्विडेशन करते वक्त, यानी छोटी कंपनी अपने वजूद को करते वक्त अगर कोई खर्चा करे, लाइक लिक्विडेशन एक्सपेंस, या कंपनी को अपनी जिम्मेदारी अदा करते हुए कोई फायदा हो, या कंपनी को अपने एसेट बड़ी कंपनी को देते हुए कोई फायदा नुकसान हो, तो हम उस नुकसान फायदे को एक्सपेंस इनकम के नाम से रिकॉर्ड करने के बजाय रियलाइजेशन के नाम से रिकॉर्ड करते बस रियलाइजेशन से रिकॉर्ड, और रियलाइजेशन को भी आखिर में ले जाके शेयर होल्डर में ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, या कहीं और देते हैं किसी और को। जी शेयर सर, होल्डर को शेयर ही। होल्डर में करते हैं। चलो भाई माशाल्लाह समझ आ गया। अच्छा अब आगे चलते हैं, और आपने क्या करना है आगे, कहता है जनाब तो मतलब अब ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंस मैंने पूछ तो लिया, लेकिन इसके काम की बात रह गई। काम की बात ये बेटा कि ये जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है मेरे बच्चों, ये तो एक ऐसा एसिड है जो कि फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता। नहीं करता। चलो भाई माना कि गुडविल तो होती है कारोबार का अच्छा नाम, और अगर आप कोई चलता हुआ कारोबार खरीदती हैं, भाई सुनना बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला कह रहा हूँ मैं, बीकॉम के लिहाज से कह रहा हूँ ये सही है, वो जो बचपने में सुनते आते हैं ना फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में बीकॉम पार्ट 1 में, उससे हट के बात कर रहा हूँ। जब हम बात करते हैं ना कि गुडविल क्या है, तो हम गुडविल को आमतौर पर तकरीबन बैचलर इंटर के लेवल पर टीचर ऐसे ही कह रहे होते हैं, मुझ समेत मैं भी यही कह रहा था, किसी कारोबार का अच्छा नाम जो उसे फ्यूचर में फायदा पहुंचाएगा। लेकिन आज यहाँ अच्छा नाम फायदा पहुंचाएगा, ठीक है, वो तो छोटी कंपनी को बचाएगा, छोटी कंपनी तो खत्म हो रही है, तो खत्म कर दो इस नाम को। लेकिन असल में बात यह है, सुनिएगा जुमला मेरा, असल में बात यह है मेरे बच्चों, जरा सोचो, तुम एक दुकान खोलते हो, तुम एक कंप्यूटर बन कबाब की दुकान, बर्गर की दुकान खोलते हो, तो तुम वो मुनाफा जो जिस जगह तुम दुकान खोल रहे हो उसी लाइन में किसी और बन कबाब वाले की दुकान है 3 साल पुरानी, तो वो 3 साल पुरानी दुकान चलाने वाला जितना मुनाफा कमा रहा होगा,
क्या तुम पहले महीने में उतना मुनाफा कमा सकते हो? नो सर। नो सर। भाई आप मेजॉरिटी नो सर कह रही है, लेकिन कोई एक आध स्टूडेंट एक्सेप्शनली कह सकता है हाँ सर कमा सकते हैं अगर हम सेल लगा दें, अगर हम बहुत कम कर दें। तो भाई अगर हम सेल लगा देंगे इसका मतलब है हम महंगी चीज को सस्ता करके बेचेंगे, कम प्रॉफिट रखेंगे तो भी प्रॉफिट नहीं होगा, और उसने अपना वहां नाम भी बना लिया होगा। तो अब अगर आप उस बन कबाब वाले के पास जाएं और बोलें भाई ऐसा है कि हम तुम्हारे साथ मिलकर बन कबाब की दुकान खोल लेते हैं, बड़ी कर लेते हैं दुकान, बेहतरीन कर लेते हैं, डेकोरेट कर लेते हैं, तो वो बोलेगा बड़ी और बेहतरीन करने से क्या फर्क पड़ेगा? भाई तुम अपनी दुकान खोल के देख लो, तुम मेरे जितना मुनाफा कमाने में तुम्हें टाइम लगेगा, लोगों में नाम बनाना पड़ेगा, अपना इखलाक से पेश आना पड़ेगा, अच्छी चीज बेचनी पड़ेगी। एक दफा जो लेके जाएगा वो दूसरी बार तभी आएगा जब वो पहली दफा अच्छी चीज लेके जाएगा। तो इसका मतलब है तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो कहेगा अच्छा मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, और वो कहेगा मैं मेहनत कहाँ करूँ, मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है। तो वो कहेगा अच्छा तुम एक काम करो ना, तुम मेरे साथ अपना बिजनेस मर्ज कर लो। तो वो कहेगा मैं मर्ज करूंगा तो मैं बेवकूफ हूँ कि जो मुनाफा मैं कमा रहा हूँ वो तुम्हें भी कमा के दूं? तुम तो नए नए हो, एक बात समझाने के लिए बोल रहा हूँ आपको, तुम तो नए नए हो, तुम जब मुझे अपने साथ मिलाओगे तो तुम्हारा मुनाफा जो तुमने कमाना है वो तुम्हारा मुनाफा उतना तो नहीं होगा जितना तुम्हें होना, तुम्हारा चाहिए। मुनाफा तो एक्स्ट्रा हो जाएगा, तुम तो ज्यादा पैसे कमाओगे, तो उसका मुझे क्या फायदा होगा? तो ऐसी सूरत में आप उसे बोलेंगे ठीक है, तुम जब बिजनेस में अपनी चीजें लाओ तो अपने साथ अपने नाम की क्या लेकर आ जाओ? गुडविल। तो तुम पैसे गुडविल। बिजनेस में हकीकत में तुम्हारे एसेट जो फिजिकल बिजनेस में एसेट आएंगे वो आएंगे कम, लेकिन तुम्हें मिल्कियत मिलेगी ज्यादा। ज्यादा की। और जब प्रॉफिट होगा तो तुम्हें तुम्हारी मिल्कियत के मुताबिक प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि तुम ज्यादा के मालिक होगे तुम्हें प्रॉफिट भी मिलेगा ज्यादा, और हालांकि तुमने पैसे लगाए होंगे कम। 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 बस ये है इसकी कहानी। इसका मतलब है गुडविल तो ट्रांसफर हो सकती है, गुडविल तो एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में जा सकती है, लेकिन प्रिलिमिनरी एक्सपेंस एक कंपनी को बनाते हुए खर्चे को जिसको हमने खर्चा नहीं माना था, जिसको हमने माना था अपना एसेट, एसेट में नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट में इनटेंजिबल, फिक्टिशियस, हम उस फिक्टिशियस एसेट को वक्त गुजरने के साथ साथ क्या करते हैं याद दिलाओ? खत्म करते हैं। खत्म। उस खत्म करने का नाम होता है एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। याद आया? यस सर। क्या होता है एमोर्टाइजेशन? ए, एक्सपेंस। हाँ एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। और ये मैंने आप लोगों को बताया है, लेकिन चलें अगर नहीं बताया तो मैं फिर बोल रहा हूँ। देखिए तीन तरह के नॉन करंट एसेट होते हैं ना, टेंजिबल, इंटेंजिबल और नेचुरल रिसोर्सेज। बस वो क्या कहूँ कि बैड लक कहूँ या क्या कहूँ, वक्त की कमी कहूँ कि आपने डेप्रिसिएशन का चैप्टर मेरे साथ नहीं पढ़ा, लेकिन इंटर में तो एमन आप लोगों ने पढ़ा था मुझसे सेकंड ईयर में, कि जी भाई जी सर। सर, नॉन पढ़ा था। करंट एसेट तीन होते हैं। एक टेंजिबल एसेट एक्सेप्ट लैंड, इनकी वैल्यू को कम करो तो डेप्रिसिएशन। फिर उसके बाद होता है। दूसरा होता है इंटेंजिबल फिक्टिशियस, इनकी वैल्यू को कम करो तो अमोर्टाइजेशन। और तीसरा नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज की वैल्यू को कम करो तो डेप्लीशन। डेप्लीशन, डिप्लीशन, जो भी आप कहते हैं, ठीक है। तो बस अब समरी ये है मेरे बच्चों कि आज वो जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है छोटी कंपनी का, जब उसका वजूद खत्म होगा तो उसकी एक ऐसी चीज जो कि ना नजर आती है ना जिसके आने से बड़ी कंपनी को कोई फायदा होगा। बड़ी कंपनी कहेगी हम तो नहीं ले रहे तुम्हारा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, तुम प्रिलिमिनरी एक्सपेंस जितना लिख के चाहे बैठ जाओ तुम, ये तो एक ऐसी चीज है जो फिजिकली नजर भी नहीं आती, और हमें क्या पता तुमने कंपनी बनाते वक्त क्या खर्चे किए थे, और वो खर्चे तो खत्म, आज तुम्हारी कंपनी का तो वैसे ही वजूद क्या हो रहा है, तुम खत्म तो हो रहा है। हमारे खत्म। अंदर जम हो रहे हो ना आके, तुम्हारा तो वैसे भी वजूद। खत्म हो रहा है। तो भाई खत्म तुम्हारी हो रहा है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को हम ओन नहीं करेंगे। नहीं नहीं करेंगे। करेंगे, हम तुम्हारा कैश ले लेंगे, हम तुम्हारा फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट ले लेंगे, तो हम तुम्हारी गुडविल भी मान लेंगे कि ये गुडविल तुम्हारी हमारी गुडविल हो गई, सही है। लेकिन हम हरगिज ये नहीं कहेंगे कि जो है आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हमारा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, आपका ये वाला एसेट हमारा एसेट नहीं बन सकता। तो बस समरी ये है कि आप आगे बढ़ जाना चाहिए, आपको मैंने मेंटली प्रिपेयर कर दिया है। यानी वो अगर बोले तमाम एसेट को ट्रांसफर कर रहे हैं तो आप याद रखना कि तमाम एसेट ट्रांसफर हो सकते हैं लेकिन प्रिलिमिनरी एक्सपेंस ट्रांसफर नहीं होंगे। नहीं होता। नहीं होगा। उसके बाद कैश है, अकाउंट रिसीवेबल है, अलाउंस फॉर बैड डेट्स और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, और सबकी वैल्यू भी लिखी नजर आ रही है। कहता है नसर लिमिटेड, ऊपर था अशर और अब है नसर, नसर लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स एक्सेप्ट कैश। देखो अब यानी देखो ना आप, ये वैल्यू ये उसने लिख के आपको कितना जबरदस्त कंफ्यूज किया। बच्चा सोचे यार अच्छा सिर्फ कैश नहीं ले रहा, नसर लिमिटेड टेक ओवर टुक ओवर एसेट्स
एक्सेप्ट कैश, नसर लिमिटेड ने एसेट्स लिए सिवाय कैश के अशर लिमिटेड के इन वैल्यूज पर। तो स्टूडेंट समझेगा कि भाई सिवाय कैश के एसेट लिए इन वैल्यू पर। तो इसका मतलब है कि अकाउंट रिसीवेबल जो कि ऊपर लिखा नजर आ रहा है, आप जल्दी जल्दी बोलते जाओ, कितना? 20,000। उस जिसके ऊपर ऑलरेडी अशर को लगता है नहीं मिलेंगे, बैड डेट 2000 2000। उसके ऊपर नसर ने बोला कि हम तो तुम्हारे अकाउंट रिसीवेबल से एक्सपेक्ट करेंगे कि मिलेंगे बस। 16,000। तो रिसीवेबल को नसर लिमिटेड रिसीवेबल को लिखेगा तो अपने पास कितना? 20,000। लेकिन उसके ऊपर अब अलाउंस वो अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगा 4,000। 4000। अरे ये बिस्मा, एमन, सामिया, ये बेटा अरीशा कहाँ चली गई? उसने तो मैसेज भी किया था मेरा खाली ग्रुप पे, सर क्लास हो गई नहीं, वो ही नहीं आई। जरा उसको एक कॉल तो कर लो, अपना व्हाट्सएप कॉल ही कर लो। ऑनलाइन नहीं है क्या वो? लाइट वाइट तो नहीं चली हो गई? सकता है उसके नेट में भी प्रॉब्लम हो गया, वरना वो ऑनलाइन थी अभी। हाँ यार ये बात भी है, ये नेट भी बड़ा मसला करता है। बहरहाल चलें फिर कंटिन्यू करते हैं अपनी बात को। तो इसके बाद मेरा बच्चा फिर कहता है प्लांट एसेट 2,10,000 का लिखा जाएगा। अब ऊपर प्लांट एसेट जो है वो बनता कितने का है? 2 लाख, मेरा ख्याल है 12,000 का बनता है। हाँ 2,12,000 का बनता है ना, लेकिन वो बोल रहा है कि इसको लिखेंगे 2,10 का। तो आपने अब ऊपर अलाउंस फॉर नई कंपनी सिर्फ अपने पास प्लांट एसेट 2,10,000 का लिख लेगी, लेकिन अकाउंट रिसीवेबल नई बड़ी कंपनी अपने पास 20,000 16,000 का नहीं लिखेगी, वो अकाउंट रिसीवेबल को ओरिजिनल वैल्यू 20,000 का लिखेगी, सही है, और 4,000 रुपए का अलाउंस फॉर बैड डेट्स। लेकिन जब बात आती है प्लांट एसेट की, तो प्लांट एसेट के लिए ना वो ओरिजिनल वैल्यू देखेगी, ना वो क्या कहते हैं कॉन्ट्रा एसेट देखेगी, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, बस वो जो वैल्यू एग्री हो गई वो उस वैल्यू को कौन, मैं कह रहा हूँ बड़ी कंपनी नसर कंपनी अपने पास लिख लेगी। आगे कहता है इन्वेंट्री 25,000 रुपए की लिखी जाएगी। नसर लिमिटेड कबूल कर रहा है अकाउंट पेबल और देगा 5 शेयर 10 रुपए वाले हर 4 शेयर के बदले में अशर लिमिटेड के मालिकान को। लिक्विडेशन का खर्चा 10,000 रुपए नसर लिमिटेड बर्दाश्त करेगा, सही है, और अशर लिमिटेड खुद अदा करेगा अपने नोट्स पेबल को 40,000 रुपए सेटल करके। नोट्स पेबल है कितने का? नोट्स पेबल है जनाब अली 32,000 का, और अशर लिमिटेड 40,000 रुपए अदा करेगा। ये अशर लिमिटेड का मसला है, हमें क्या। उसके बाद कहता है रिक्वायर्ड एम में परचेज कंसल्टेशन निकालो। वैसे तो अगर आप पढ़े लिखे हैं, इतने दिन से माशाल्लाह पढ़ रहे हैं, तो मेरे मुताबिक जब ये ऊपर पैराग्राफ हम पढ़ रहे थे वहीं हमें समझ जाना चाहिए था कि आज परचेज कंसल्टेशन निकालनी पड़ेगी, क्योंकि वो कह रहा है कि नसर लिमिटेड जो है वो 5 शेयर देगा 10 रुपए वाले 4 शेयर के बदले में, और लिक्विडेशन का खर्चा भी बर्दाश्त करेगा। तो आप सब सिर्फ सामिया ने परचेज कंसल्टेशन निकाली भी है, बताएं सामिया कितनी, फिर मैं यहाँ शो करूँ। सामिया परचेज कंसल्टेशन की अमाउंट बताओ बेटा। 2,60,000। अल्लाह करे ठीक हो मेरा बच्चा, आओ। जी सर, यही आ रही है। वाह भाई वाह, जबरदस्त, पढ़ी लिखी होगी सामिया तो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। चलो न्यू नंबर ऑफ शेयर कैसे निकाले भाई? 2 लाख डिवाइडेड बाय 10, नंबर ऑफ शेयर निकले 20,000। इसका मतलब है अशर लिमिटेड में लोगों के पास 20,000 शेयर हैं 10 रुपए वाले। फिर हमने कहा जिसके पास होंगे 4 उसे मिलेंगे 5, तो 5 से मल्टीप्लाई किया, 4 से डिवाइड किया। न्यू नंबर ऑफ शेयर कितने निकले? 25,000। 25,000 न्यू नंबर ऑफ शेयर हैं। अब हमने कहा शेयर होल्डर्स के लिए 25,000 शेयर मिलेंगे 10 रुपए वाले, 2,50,000। और आज कोई बॉन्ड होल्डर नहीं है, कोई लॉन्ग टर्म लोन नहीं है, इसका मतलब है बस सिर्फ लिक्विडेशन के खर्चों को अदा करने के लिए कैश मिलेगा 10,000 रुपए, तो टोटल मिलेंगे 2,60,000। क्यों भाई रिफत बिस्मा, क्लियर है? आगे बढ़ूं? यस स्क्रीनशॉट सर। स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट लेना है? नो सर। खुद बना लोगी? यस सर। पक्का ना? आगे बढ़ रहा डाल दी हूँ। मैंने। ओके ओके, रिफत आपने भी बना ली बेटा, आगे चलूं? स्क्रीनशॉट लेना चाहती हो, लिखना चाहती हो तो लिख लो, मैं रुक जाता हूँ, नो प्रॉब्लम। बोलोगी तो मैं रुक जाऊंगा। स्क्रीनशॉट ले लिया है? चलो तो बस फिर एंट्रीज देखते हैं। ओके मेरा बच्चा, अब एंट्रीज देखते हैं मेरा बच्चा। अब अशर लिमिटेड सबसे पहले कहेगा मेरे पास नसर से कितने रुपए लेने का प्रॉमिस आया? 2,60,000। इसमें तो कोई 2,60,000। एतराज ही नहीं होना चाहिए, है ना। अच्छा अब देखो अशर लिमिटेड कहेगा भाई मेरी चीज को सामने वाला 1 रुपए का माने, 8 आने का माने, 1,00,000 रुपए का माने, मेरी चीज जितने रुपए की मेरी बुक में है, अगर मैं अपनी कंपनी खत्म कर रहा हूँ तो मेरी चीज तो उतने की ही खत्म होनी चाहिए। चाहिए। तो उसने कहा अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन मेरी बुक्स में रिकॉर्ड हुआ है, बोलो कितना? 28,000।
अच्छा, Yes, sir. इसी तरह अकाउंट पेबल को तो कबूल कर रही है ना, नसर लिमिटेड अकाउंट पेबल कबूल कर रहा है, सिर्फ नोट्स पेबल कबूल नहीं कर रहा। तो अकाउंट्स पेबल इसने कहा खत्म, अब मेरी जिम्मेदारी खत्म। कितने की खत्म? 40,000 की। अकाउंट्स पेबल 40,000 है। और उसके बाद इसने कहा इसका अलाउंस फॉर बैड डेट्स कॉन्ट्रा एसेट जो कि इसकी बुक में रिकॉर्ड हुआ था 2000, वो भी इसने खत्म कर दिया, क्लोज कर दिया। अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट हो गया। इसके बाद उसूलन क्या करना चाहिए, याद दिलाओ मुझे। सर लास्ट फॉर बेटर 4,000 से खत्म करेंगे। नहीं लड़की, अशर लिमिटेड की बुक्स में तो अलाउंस फॉर बैड डेट्स है ही कितना? 2,000। तो चाहे नसर लिमिटेड वो अपने पास 4,000 लिखे, चाहे वो 1 रुपया भी ना लिखे, हमें उससे गर्ज नहीं है। अशर लिमिटेड कहेगा मेरा अकाउंट रिसीवेबल मेरे मुताबिक अभी बनता था कितने का? 18,000 का। नसर लिमिटेड कह रहा है कि ऐसा लगता है 16,000 मिलेंगे। तो ये तो नसर लिमिटेड को लगता है ना, लेकिन हम तो अपनी बुक से अपने अकाउंट्स का बैलेंस खत्म करने के लिए उतने ही रुपए लिख के खत्म करेंगे जितने का हमारी बुक में मौजूद है। बिस्मा और आसान जुबान में कहता हूँ, देखो आज अशर लिमिटेड अपने वजूद को क्या कर रही है ये बताओ बस। खत्म। तो बेटा अगर इसकी बुक में कोई चीज जितने की लिखी है ये उतने से ही खत्म करेगी ना। अगर ये 4,000 से खत्म करेगी तो जरा बताना अलाउंस फॉर बैड डेट्स बुक में लिखा हुआ कितना है ऑलरेडी? 2,000 2,000 कौन सी साइड पे होता है? क्रेडिट साइड। और जब ये उसे 4,000 से डेबिट कर देगा तो अलाउंस फॉर बैड डेट्स का बैलेंस डेबिट में चला जाएगा उल्टा। हमें हर अकाउंट को खत्म करने के लिए उसका उसका बैलेंस क्या बनाना पड़ता है? 0। जीरो। बेहतरीन, आज माशाल्लाह आप लोग अपना नाम लेते हैं बिल्कुल हिचकिचाते नहीं है, ये बड़ी अच्छी बात है। मतलब जीरो बनाना होता है बैलेंस हमें, तो जीरो बनाएंगे सिंपल। तो बेटा अगर अलाउंस फॉर बैड डेट्स तो अब तुम खुद बोलो, अगर मैं 4,000 से डेबिट करूंगा तो क्या वो तुम्हारी तरह होगा? नो सर। नहीं ना, वो तो डेबिट में चला जाएगा 2,000। तो हम उसे जीरो बनाने के लिए अलाउंस फॉर बैड डेट्स को 2,000 से ही डेबिट करते हैं मेरा बच्चा। क्लियर है? जी सर। है ना? अच्छा अब देखो इसके बाद क्या करना चाहिए अगली लाइन में, सोच समझ के बताएं आप लोग मुझे, सोच समझ के। अगली लाइन में रिसीवेबल्स फ्रॉम। अगली लाइन में ये रिसीवेबल तो आ गया ना, रिसीवेबल आज हमने शुरू में ही लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्या करना चाहिए मुझे बता नहीं रहा, आप लोग इतनी देर हो गई है। एक लाइन छोड़ेंगे। एक लाइन छोड़ते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो सॉल्यूशन आपके सामने, आप बोलते हैं तो मैं छुपा देता हूँ, वरना आप इतने बड़े और समझदार हैं कि मुझे यकीन है आप मुझसे आगे नहीं भाग रहे। और अगर भाग रहे हैं तो यकीनन आपको समझ आ रहा होगा तभी आप भागेंगे, अदरवाइज आप नहीं भागेंगे। आप बोलेंगे ठीक है सर के साथ चलो। क्योंकि ना सर इमरान जानते हैं और ना आप जानते हैं कि आज हमें फायदा हो रहा है या नुकसान। हमसे मुराद अशर को फायदा हो रहा है या नुकसान कोई भी नहीं जानता ना पहले से। अब अगर मैं इसको देख लूँ तो मैं बोलूंगा हाँ भाई हमें जो है आज फायदा हो रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ मुझे ये नजर नहीं आ रहा, तो मैं एक लाइन छोड़ूंगा और फिर एक लाइन छोड़ के मैं क्रेडिट करना शुरू करूंगा। यानी मैं कहूंगा मेरे एसेट मेरे पास से जा रहे हैं। तो सबसे पहला एसेट क्या था इसके पास, अगर हम वहां से देखते हैं क्वेश्चन से, ऊपर क्वेश्चन से देखते हैं, तो पहला गुडविल। एसेट था प्लांट एसेट। था या नहीं था? लेकिन आप बोलेंगे सर वैसे प्लांट एसेट तो था लेकिन नीचे पैराग्राफ में लिखा है कि अकाउंट रिसीवेबल 18,000। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इनको ऊपर नीचे लिख लें। मैं सवाल के मुताबिक लिख लेता हूँ, प्लांट एसेट क्रेडिट किया। अब प्लांट एसेट वो कितने में ले रहा है जरा बताना बिस्मा। प्लांट एसेट वो कितने में ले रहा है नसर? 2,10,000। यार नसर इसको 2,10,000 में ले, 21,000 में ले, या 2,10,00,000 में ले, भाई अशर कहेगा मेरी चीज मेरी किताब में थी कितने की? 240 की। तो मैं 240 से ही खत्म करूंगा, वरना मेरी बुक में इसका बैलेंस ज्यादा या कम नजर आने लगेगा और मेरी कंपनी का वजूद खत्म नहीं होगा, मेरी कंपनी के हर अकाउंट का बैलेंस जीरो नहीं होगा। तो क्या आपको समझ आता है प्लांट एसेट क्यों 2,40,000 से क्रेडिट हुआ है? क्योंकि हमारे पास जितना है हमने उसी से रिकॉर्ड किया है। बिल्कुल, जितना हमारे पास है हमने उस पूरे को क्रेडिट कर दिया। सामने वाला इसे जितने का भी लिखे ये उसकी मर्जी है, सामने वाले से मुराद बड़ी कंपनी। क्लियर? आगे चलूं? यस सर। प्लांट एसेट के बाद अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन हम ऑलरेडी पूरा का पूरा क्लोज कर चुके हैं। उसके बाद गुडविल, गुडविल जो आज तक किसकी थी? अशर की। अब वो गुडविल कौन एंजॉय करेगा? नसर कंपनी। बिजनेस से एक्स्ट्रा मुनाफा कौन कमाएगा? नसर तो नसर ने अपने पास गुडविल, इन्होंने अपने पास से गुडविल क्रेडिट कर दी। अब नसर के पास एग्जैक्ट यही गुडविल जाती है, इससे कम जाती है या वहां कुछ और आता है ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा गुडविल हमारी चली गई, ट्रांसफर हो रही है, यानी गुडविल ट्रांसफर हो रही है, ये है इंपॉर्टेंट बात। सही है, गुडविल इनके पास से जा रही है और गुडविल उसके पास आएगी। लेकिन अब ये मजे की बात है, क्या मजे की बात है कि जरूरी नहीं है कि जितने की गुडविल यहाँ से क्रेडिट है गुडविल वहां उतने की डेबिट हो।
क्योंकि देखें आज इस अशर लिमिटेड को अपना बिजनेस उनके हवाले करने पर हो रहा है फायदा। आइए इस फायदे के बारे में भी जानते हैं। पहले जरा सारे अकाउंट पढ़ लूं कंप्लीट। गुडविल के बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंस लिखा हुआ है क्या यहाँ पे मैंने? यस सर। हैं? नहीं, No, sir. 5 ईयर में लिखा हुआ है। अब 5 ईयर में लिखा है, यहाँ लिखा है, यहाँ कर्सर जहाँ मैं मूव कर नो सर। तो फिर प्रिलिमिनरी एक्सपेंस नहीं लिखूंगा तो वो तो फिर तुम्हारी तरह नहीं बनेगा। 0 फिर क्या करूँ अब? लास्ट में क्लोज करेंगे। आवाज नहीं आई। लास्ट में क्लोज करेंगे। वेरी गुड, एक्सीलेंट मेरा बेटा। जिस अकाउंट को ट्रांसफर नहीं कर रहे या तो उसे आखिर में मालिकान के हवाले करेंगे। जैसे और किस चीज को नहीं ट्रांसफर कर रहे मेरा बेटा? कैश को। वेरी गुड, तो कैश की मदद से पहले जिम्मेदारियां वगैरह अदा करेंगे और अगर फिर उसके बाद पैसे बचे तो वो मालिकान को दे देंगे शेयर्स के साथ कि आज से तुम दूसरी कंपनी के मालिक हो और ये लोग कुछ पैसे भी ले जाओ। सही, लेकिन अगर नहीं बचे तो कोई बात नहीं। इसी तरह जब हम मालिकान की शेयर होल्डर इक्विटी क्लोज कर रहे होंगे तो अगर कोई ऐसा एसेट जो कि बिक भी नहीं सकता और ट्रांसफर भी हो नहीं सकता तो हम उसे हाथ पे हाथ क्लोज कर देंगे। अगर कोई आपको बोले कि इसके एंट्री बना लो, अगर कोई आपको बोले कि इसके एंट्री बना लो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस क्रेडिट, तो आप उसे मना नहीं कर सकते, वो सही बोल रहा है। लेकिन मैं आपको इसकी अलग से एंट्री बनाने के बजाय जब मैं शेयर होल्डर इक्विटी को क्या करूंगा? क्लोज। तो मैं उसी वक्त इसको क्लोज करवा दूंगा और ऑटोमेटिकली इसके क्लोज होने का इफेक्ट खुद ब खुद शेयर होल्डर इक्विटी पे चला जाएगा। क्योंकि जब शेयर होल्डर इक्विटी को मैं कर रहा हूँ डेबिट तो मैं इस अकाउंट को कर दूंगा क्रेडिट। तो जितने पैसे शेयर होल्डर को देने होंगे वो ऑटोमेटिकली इतने रुपए से एडजस्ट हो जाएंगे। समझ आ रही है मेरी बात? आगे बढ़ूं? इजाजत है? आप जिंदा हैं? यस सर। अच्छा, अब इसके बाद प्यारे बच्चों अल्लाह अकबर। जनाब अली, जनाब अली, और क्या चीज़ है? कैश तो ट्रांसफर होगा नहीं। अकाउंट रिसीवेबल 20,000, तो देखो ये कह रहा है मेरा 20,000 का अकाउंट रिसीवेबल चला गया। मेरी बुक में लिखा हुआ 20 का है, बेशक सामने वाला 16 कह रहा है लेकिन मेरे पास से तो पूरे 20 का गया और मैंने इस पर से अलाउंस फॉर बैड डेट्स को भी खत्म कर दिया ताकि मेरा प्रोविजन जीरो हो जाए। अलाउंस फॉर बैड डेट्स भी जीरो कर दिया और अकाउंट रिसीवेबल को जीरो कर दिया। क्लियर? अगला नाम पढ़ लूँ? उसके बाद मर्चेंडाइज इन्वेंट्री अशर की बुक में लिखी हुई थी कितनी? 42,000। लेकिन अब नसर इसे कितने के लिखेगा वो नसर का मसला है, लेकिन अशर कहेगा मेरी चीज तो मेरे पास से 42,000 की चली गई ना। सही है? अच्छा, अब जरा मेरी बात सुनना। मैं एक बिल्कुल डिफरेंट बात करूंगा। वो हो सकता है किसी सवाल में तुम्हें वो बात मिले और अगर तुमने वो बात जल्द अज जल्द निकाल ली और ढूंढ ली तो बहुत अच्छी बात, मैं वो डिस्कस भी कर लूंगा। नहीं निकाली तो फिर तुम्हारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है अखलाक की। और माशाल्लाह तुम चारों पांचों जितने भी लोग इस ग्रुप में पढ़ते हो सारे माशाल्लाह पढ़ने वाले हो और इस महदूद वक्त में पढ़ रहे हो। बड़ा लिमिटेड टाइम है, कम टाइम में तुम पढ़ रहे हो और तुम सब पढ़ना चाहते हो, मेहनत कर रहे हो, एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हो। तो मेरी बात जरा सुन लो। तुम्हें वो सवाल ढूंढना है इसी तरह का होगा जिसमें उसने ये जुमला लिखा होगा कि आज, जैसे आज क्या लिखा था, नसर लिमिटेड जो है वो खुद बता रहा है कि वो क्या क्या देगा। वो बोल रहा है कि मैं दूंगा 4 के बदले में 5 शेयर और मैं दूंगा लिक्विडेशन के लिए इतने रुपए। सही है? एक सवाल ऐसा भी होगा जहाँ लिखा होगा कि नसर लिमिटेड ने अशर लिमिटेड की चीज़ों को इन वैल्यू पर, ये जो वैल्यू है ना एग्रीड वैल्यू, इन वैल्यू पर टेक ओवर किया और फिर कहा कि जो नेट वर्थ बनती है इन चीज़ों की, सुन रहे हो, इन चीज़ों की जो क्या बनती है नेटवर्क, उतने रुपए के दे दिए शेयर्स। तो फिर परचेज कंसल्टेशन निकालने का अंदाज पता है क्या होगा? फिर आप इसके एसेट की वैल्यू, बोलो, सो गए, कंफ्यूज हो रहे हो? अच्छा चलो मैं एसेट की वैल्यू कम कर देंगे। नहीं मैं एक बात कहता हूँ, चलो आओ सबसे पहले सवाल पे अगर हम जाएं, याद करो सबसे पहले सवाल पे, तो जाऊं अब सबसे पहले सवाल पर अगर हम जाएं, पता नहीं 18 था, 2 था, 3 था, 2 था शायद सब। अगर दूसरे सवाल पर जाएं तो यहाँ पर लिखा हुआ था, याद करो इस सवाल में कंप्यूटेशन जो इसमें नेट वो थी, परचेज कंसल्टेशन थी, वो नेट वर्थ के बराबर थी। यानी जितने रुपए के मिसबा लिमिटेड में चीजें मौजूद थी और जो ये लायबिलिटी इसकी खत्म हो रही थी, इसका जो डिफरेंस बनता था यानी इसकी शेयर होल्डर इक्विटी के बराबर,
याद करो, ये मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था। शेयर होल्डर Yes, sir. इक्विटी के बराबर क्या मिल रही थी? नेट वर्थ, नेट एसेट्स, नेट वर्थ शेयर होल्डर इक्विटी के बराबर थी। तो यानी जितनी वर्थ इस कंपनी की बनती थी उतने ही रुपए के शेयर्स दे रही थी बड़ी कंपनी से। अब यही बात मैं यहाँ कह रहा हूँ कि अगर बड़ी कंपनी बोले हम तो तुम्हारी चीजों को तुम्हारे मुताबिक, तुमने इतने का लिखा हुआ है 240 का और तुम कह रही हो तुम्हारी मर्चेंडाइज 42 की है, हम तो इसे इतने का मानते ही नहीं है। हम तो नहीं। तुम्हें जो है तुम्हारी चीज को मानेंगे भी 25 का, तुम्हारे अकाउंट से मर्चेंडाइज को मानेंगे भी 25 का, और फिर इसके मुताबिक जो बनेगी नेट वर्थ, इसके मुताबिक जो बनेगी हम उतने रुपए के तुम्हें शेयर्स देंगे। तो फिर मैं पूछ रहा हूँ क्या करना होगा, फिर परचेज कंसिडरेशन कैसे निकालनी होगी, फिर क्या इन एसेट्स को इन्हीं वैल्यूज पर लिखना होगा? अच्छा अभी भी कंफ्यूज हो, चलो कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं बेटा, अच्छा हुआ तुम लोग बताने रहे, बोलने रहे, तो कम से कम मुझे तसल्ली हो रही है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तो मैं अपना मैक्सिमम जान लगाऊंगा और फिर मैं ऐसे सवाल को ढूंढने की भी कोशिश करूंगा। एक आखिरी बार कोशिश करता हूँ, अल्लाह करे आप लोग मेरी बात समझने की फर्दर कोशिश करें, जान लगाएं, जरूर समझ आएगी। देखो आज ना मैं ये आपको समझा रहा हूँ, सवाल पे ले जाके बताता हूँ। ये क्वेश्चन हमने किया था, जाहिर सी बात है बहुत दिन हो गए, तुम भूल जाते हो, तुम्हारा शुमार भी इंसानों में होता है। ये 2,85,000 पता है कैसे आया था? ये देखो, आओ मैं दिखाता हूँ तुम्हें, ये रहा 2,85,000। सर ये कैसे आया था याद दिलाएं। 75,000 रुपीज की लैंड थी, बिल्डिंग 250, उसमें से 75,000 रुपये डेप्रिसिएशन था, माइनस कर लो, या फिर 75 को यहाँ लिख दो लायबिलिटी के साथ। अकाउंट रिसीवेबल 30 का था, मर्चेंडाइज 20 की थी, और ये सारी वैल्यू ना क्वेश्चन में ही लिखी हुई थी। मिसबा लिमिटेड के मुताबिक ये चीज़ों उसकी इतने की थी, चेक कर लो, जितने की यहाँ लिखी है इतने की यहाँ लिखी है, चाहो तो देख लो। ये जी देखो सर। जितने का यहाँ था बिल्डिंग, और इसी तरह अकाउंट रिसीवेबल मर्चेंडाइज उतने की एज इट इज यहाँ लिखी है। तो ये सारी चीजें आज कौन ले रहा था? कामरान लिमिटेड। कामरान लिमिटेड इनसे ले रहा था, और कामरान लिमिटेड ये नहीं कह रहा था मैं तुम्हें 4 के बदले में 5 शेयर दूंगा, वो कह रहा था कि तुम्हारी ये सारी चीजें लेकर जो तुम्हारी बनती होगी औकात, मैं तुम्हें उतने पैसे दूंगा। तो उसने क्या किया था, इन सब चीजों को इन्हीं वैल्यू पर लिखा, और फिर लायबिलिटी को भी लिखा, माइनस किया और बोला तुम्हारी औकात बनती है 285, हम तुम्हें देंगे भी। 285। अब मैं आज वाले सवाल में कह रहा हूँ, हालांकि इस सवाल में ऐसा हो नहीं रहा, लेकिन तुम्हें पता है मुझे फर्ज करने की कितनी बुरी बीमारी है। मैं फर्ज नहीं करूँ तो मुझे मजा नहीं आता, क्योंकि अगर फर्ज नहीं करूंगा तो आगे केस नहीं बनेगा, सिनेरियो नहीं बनेगा, तो तुम फिर इसी के गिर्द घूमते रहोगे। अगर पेपर में ऐसा लिखा आ जाए कि नासर लिमिटेड कह रहा है कि हम आपको आपकी औकात के बराबर पैसे देंगे, तो क्या आज औकात इन चीजों की वैल्यू लिखकर निकाली जाएगी? मैं ये पूछ रहा हूँ। नसर लिमिटेड कह रहा है हम तुम्हारी मर्चेंडाइज को मानेंगे 25,000 का, अशर कह रहा है मेरी मर्चेंडाइज 42,000 की है, नसर कह रहा है हम तुम्हारी मर्चेंडाइज को मानेंगे कितने का? 25,000। तो नसर लिमिटेड इनको इनकी औकात के मुताबिक पैसे देगा, तो क्या इनकी वैल्यू के मुताबिक औकात निकाली जाएगी? ये पूछ रहा हूँ मैं। और सर 25,000 के मुताबिक निकाली यस, बस इतनी सी बात ही कर रहा हूँ। तो जब औकात निकालने जाएंगे, परचेज कंसल्टेशन निकालने जाएंगे, तो फिर इसके एसेट की वैल्यू इसके मुताबिक नहीं लिखेंगे। फिर कौन सी वैल्यू लिखेंगे? जिस पर दोनों हैं एग्री। यानी बड़ी कंपनी कह रही है हम तुम्हारे मर्चेंडाइज इन्वेंटरी को मानेंगे 25 का, तो यहाँ मर्चेंडाइज इन्वेंटरी 25 की लिखी जाएगी, वो 25 की यहाँ भी लिखी जाएगी। कहाँ भला? बड़ी कंपनी की बुक में। बड़ी कंपनी कहेगी हमारे पास 25 की मर्चेंडाइज है, ये कहेगा मेरे पास से 42 की ही गई, और नेट वर्थ निकालते हुए वो कहेगा हमने तो तुम्हारी चीज को 25 का माना है ना, तो हम तो 25 के हिसाब से पेमेंट करेंगे। तो वो सारी चीजों की वैल्यू लिखेगा अपने मुताबिक या एग्रीड वैल्यू के मुताबिक, सारे एसेट की एग्रीड वैल्यू लिख लेगा, फिर लेस करेगा अकाउंट पे बिल, और जो वर्थ निकलेगी वो इतने रुपए से देंगे। समझ आ रही है? वो ज्यादा भी हो सकते हैं और वो कम भी हो। क्योंकि हो सकता है इसकी किसी चीज को ज्यादा कमाना हो, इसकी किसी चीज को कम कमाना कम हो। कम। अभी भी नहीं समझ आया? आगे सर। मतलब अगर नहीं भी समझ आया यार, एक आइडिया तो डेवलप हुआ ना, कि एक इंसान को एक आइडिया भी हो जाए ना तो इनफ होता है कि चलो भाई अब इस तरह का सवाल आएगा ना तो कम से कम सर का इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि सर आके बताएंगे, सर पढ़ाएंगे। कम से कम हम कोशिश करेंगे, जान लगाएंगे।
सही है। तो वापस आ जाओ इस सवाल पे जो हम कर रहे थे। इस सवाल को समझाना तो मुश्किल ही नहीं है, अब इसको कंप्लीट करते हैं। तो बस जब हमने देखा कि भाई ये सारे एसेट जो हैं, सारे कॉन्ट्रा एसेट और लायबिलिटी और रिसीवेबल मिला के बन रहे हैं 3,30,000, तो हमने कहा 3,30 हमें मिलेंगे एक तरीके से, और हमारे पास से चीजें जा रही हैं कितने की, 3 लाख।